आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अयोध्या में अजय राय के स्वागत में आयोजित कथित मछली भोज को लेकर सवाल उठाए और कांग्रेस पर दोहरे आचरण का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता राम राम जाप करते हैं और बजरंगबली के दरबार में जाकर दंडवत होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या में कथित तौर पर मछली भोज का आयोजन किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताते हुए कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी का हमला सिर्फ मछली भोज के विवाद तक सीमित नहीं था। उन्होंने अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अजय राय के भाई की हत्या एक कुख्यात माफिया ने की थी और उस समय अजय राय ने उसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने के बजाय उसके सामने झुकने का काम किया था। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की कानून व्यवस्था की नीति का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद प्रदेश में माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने माफिया दबंगई और प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर उत्तर प्रदेश को माफिया के प्रभाव से छोड़ने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर सनातन और देश के सांस्कृतिक विरासत के सम्मान को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान होना चाहिए और राजनीतिक दलों को अपने आचरण में भी इसे दिखाना चाहिए। अब इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप और भी ज्यादा तेज हो गया है। एक तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस के कथित दोहरे रवैये से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर देख सकती है। तो फिलहाल रायबरेली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह हमला यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में अजय राय या कांग्रेस की ओर से इसका क्या जवाब आता है, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सियासत में इन दिनों मछली को लेकर बयानबाजी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मछली को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजभर ने कहा कि अगर मछली को प्याज और लहसुन के साथ बनाया गया है तो वह नॉनवेज है, लेकिन बिना प्याज और लहसुन के बनाई गई मछली को वेज माना जा सकता है। उनका यह बयान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के हालिया बयान के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल संजय निषाद ने मछली को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ गई। अब ओम प्रकाश राजभर ने संजय निषाद का समर्थन करते हुए कहा कि जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। राजभर ने इस दौरान कांग्रेस से भी सवाल किया कि आखिर मछली को प्याज लहसुन डालकर बनाया गया था या फिर उसके बिना बनाया गया था। हालांकि जब राजभर से पूछा गया कि मछली को शाकाहारी कैसे माना जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि संजय निषाद मछली के मामले में उनसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, इसलिए इस बारे में वही बेहतर से बता सकते हैं। राजभर के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को काफी ज्यादा जन्म दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने बंगाल में बीजेपी नेताओं के मछली खाने को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों और परंपराएं अलग अलग होती हैं। उनके मुताबिक बंगाल में पूजा पाठ के दौरान भी मछली खाने की परंपरा है, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार और वहां के सिस्टम अलग है। मछली वाले बयान के अलावा राजभर ने चीनी की कथित कमी और कालाबाजारी को लेकर अपनी ही पार्टी के नेताओं के प्रस्तावित आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर प्रतिबद्ध है और अगर कहीं भी कालाबाजारी होती है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि संगठन का काम संगठन के लोग करेंगे और सरकार का काम सरकार करेगी। तो कुल मिलाकर मछली को लेकर ओम प्रकाश राजभर का यह बयान अब यूपी की राजनीति में चर्चा का नया मुद्दा बन गया है। संजय निषाद के बयान के समर्थन में राजभर की टिप्पणी पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं।
चलिए, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के हालिया बयान का जिक्र करते हुए भारतीय परंपरा, संस्कृति और विरासत को लेकर उन पर कई सवाल खड़े कर दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों और अपनी विरासत को भूल जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में महिलाओं को मनुस्मृति के बंधन से बाहर आने की बात कही। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर मनु को जानना है तो अर्थवेद और आपको बता दें कि मत्स्य पुराण को पढ़ना होगा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को भारतीय परंपरा और मूल्यों के संदर्भ में कटघरे में खड़ा करते हुए बोला है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने संविधान की शपथ ली है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे देश के लोकतंत्र और उसकी परंपराओं के प्रति जवाबदेह रहें। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की परंपरा और विरासत को निशाना बनाते हैं। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर अपना बयान दिया है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अक्सर राहुल गांधी परंपरा और विरासत को ही निशाना बनाते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाने पर राहुल गांधी यूपी को बदनाम करते हैं और विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री ने सेना से जुड़े मुद्दे पर भी राहुल गांधी का घेराव किया है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि जब भारतीय सेना सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए लड़ती है, तब राहुल गांधी सेना से सबूत मांगते हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई का जिक्र करते हुए भी राहुल गांधी पर राजनीतिक सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को लेकर कांग्रेस के पुराने रुख का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे। साथ ही उन्होंने 1975 के आपातकाल का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर भी सवाल खड़े किए। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में महिलाओं के अधिकार और मनुस्मृति को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महिलाएं किसी की संपत्ति नहीं है और मनुस्मृति में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर बताए गए प्रावधानों की आलोचना उनके द्वारा की गई थी। अब इसी बयान पर उत्तर प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा गर्म होती हुई नजर आई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का यह बयान निकलकर सामने आया है। तो रायबरेली में दिए गए उनके इन बयान के बाद ये काफी ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा, सुनिए। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में सोमवार को बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में चेन्नई के लिए प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान कर दिया। ये परियोजना लंबे समय से स्थानीय किसानों और ग्रामीणों के विरोध का सामना कर रही थी। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सरकार चेन्नई की बढ़ती जरूरतों, औद्योगिक विकास और बढ़ते कार्गो ट्रांसपोर्ट को देखते हुए नया एयरपोर्ट बनाने की जरूरत को समझती है। मौजूदा मिनमकम्बग एयरपोर्ट की क्षमता करीब 3 करोड़ यात्रियों सालाना बताई गई है। 3 करोड़ यात्री यहाँ पर ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं। वहीं आपको बता दें कि हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि नया एयरपोर्ट ऐसी जगह पर बनाया जाना चाहिए जहाँ पर कृषि भूमि और लोगों की रोजी रोटी का
कम से कम उन पे असर पड़े। जिस तरीके से एयरपोर्ट को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसको देखते हुए इस परियोजना को रद्द कर दिया गया है और सीएम का ये कहना है कि कोई भी परियोजना इस तरीके से बनानी चाहिए जिस पर लोगों के रोजी रोटी पर असर कम पड़े। आपको बता दें कि सीएम विजय ने यह भी कहा है कि पहले भी पंदुरू और आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को समझना था। उनके मुताबिक किसान अपनी कृषि भूमि बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उन प्रदर्शनकारियों के साथ मजबूती से खड़े हैं और किसानों के हितों की कीमत पर विकास नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका कहना था। सरकार अब चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए किसी वैकल्पिक जगह की तलाश करेगी। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि नई लोकेशन का चयन तकनीकी व्यवहार्यता और स्थानीय लोगों की सहमति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यानी कि एयरपोर्ट बनाने की जरूरत से सरकार पीछे नहीं हट रही, बल्कि परंदूर की जगह कोई ऐसा विकल्प तलाशा जाएगा जहां विस्थापन और कृषि भूमि को होने वाला नुकसान कम हो। हालांकि इस फैसले के बाद विपक्षी डीएमके ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। आपको बता दें कि डीएमके नेताओं का कहना है कि परंदूर को एयरपोर्ट के लिए चुनने से पहले कई संभावित जगहों का तकनीकी अध्ययन किया गया था और केंद्र से भी मंजूरी मिली थी। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट को रद्द करने से तमिलनाडु के आर्थिक और औद्योगिक विकास को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इस फैसले के साथ एक तरफ मुख्यमंत्री विजय ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के लिए नए एयरपोर्ट की जरूरत भी बरकरार रखी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार नई जगह कहां तय करेगी और क्या वहां स्थानीय लोगों की सहमति के साथ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे कर्नाटक का। कर्नाटक की राजनीति में सोमवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सीटी रवि को बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने राज्य सरकार के मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा भवन विधान सौधा की ओर मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े फंड में करोड़ों रुपए की कथित गड़बड़ी हुई है। इसी मामले को लेकर पार्टी लगातार मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का दावा है कि आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए निर्धारित धन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। सोमवार को बड़ी संख्या में बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ता बेंगलुरु में जुटे थे और प्रदर्शनकारियों ने वाल्मीकि प्रतिमा से विधान सौधा की ओर मार्च शुरू किया। पुलिस ने विधान सौधा के आसपास बैरिकेडिंग कर रखी थी और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इसी दौरान सीटी रवि समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले सीटी रवि ने मंत्री बी नागेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नागेंद्र पर वाल्मीकि विकास निगम के फंड में गड़बड़ी के आरोप हैं और इसी वजह से बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी नेता आर अशोक ने भी सरकार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और कहा है कि पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस पूरे मामले में बी नागेंद्र पर पहले भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है। वाल्मीकि निगम फंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच के साथ साथ अन्य जांच भी हुई है। ताजा घटनाक्रम में आपको बता दें कि सीबीआई ने भी नागेंद्र के खिलाफ अभियोजन की अनुमति के लिए कर्नाटक के राज्यपाल से संपर्क किया है। इस प्रदर्शन ने कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बीजेपी जहां मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी है, वहीं सरकार पर विपक्ष के आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान नेताओं के हिरासत के बाद अब ये मुद्दा विधानसभा और सड़क दोनों जगहों पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन कौन सी दिशा में आगे बढ़ता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार सुबह ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ईडी की टीमें लगातार शहर के चर्चित राणा हाउस में छापेमारी करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि इसके साथ ही पूर्व विधायक शहनाज राणा ने
राणा से जुड़े शाह टाइम्स के कार्यालय में भी जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान दोनों स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राणा हाउस में पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा और पूर्व विधायक शहनवाज राणा के आवास बताए जाते हैं। तीनों भाई अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े रहे। कादिर राणा समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जबकि नूर सलीम राणा लोक दल और शहनवाज राणा आजाद पार्टी से जुड़े बताए जाते हैं। ईडी की टीमें लगातार, आपको बता दें कि वहां पर सुरक्षा घेरे में होकर कार्रवाई करती हुई नजर आई। मुख्य गेट पर स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई। परिसर में बिना अनुमति किसी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। वहीं अंदर मौजूद लोगों की आवाजाही पर भी फिलहाल रोक है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आसपास के इलाकों में भी लोगों की लगातार कार्रवाइयों पर नजरें टिकी हुई हैं। शहनवाज राणा से जुड़े शाह टाइम्स के कार्यालय में भी ईडी की टीम लगातार दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि जांच के दौरान किन दस्तावेजों या फिर वित्तीय रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ईडी की इस कार्रवाई का आधिकारिक तौर पर किसी मामले से संबंध है। अभी तक इसकी स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि किस मामले के संबंधित में ये कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि ये भी साफ नहीं है कि राणा हाउस में तीनों भाइयों के परिसरों की एक साथ तलाशी ली जा रही है या फिर कार्रवाई किस व्यक्ति के संबंध में की जा रही है। ईडी की कार्रवाई के बाद मुजफ्फरनगर में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। कार्रवाई पूरी होने और ईडी की ओर से जानकारी सामने आने के बाद ही छापेमारी के कारणों और अन्य तस्वीरें जो है सामने आ पाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नीलम पार्क इन दिनों शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया है। शिक्षक भर्ती 2025 में वर्ग 2 और वर्ग 3 के पद बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 4 दिनों से यहां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से जल्द पदवृद्धि की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद भी शिक्षक भर्ती 2025 में कम पदों पर ही वैकेंसी जारी की गई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 8,721 पदों की जरूरत है, जबकि सरकार ने केवल 2,901 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं और भर्ती के पर्याप्त अवसर का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर नवंबर 2025 से अलग अलग चरणों में आंदोलन किया जा रहा है। जनवरी से जुलाई के बीच भोपाल में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जैसे विरोध कार्यक्रम किए गए। कुछ अभ्यर्थियों ने मुंडन कराकर और मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी। अब 21 अगस्त से नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी भोपाल पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के साथ कई लोग और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक फैसला नहीं लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नीलम पार्क में आंदोलन के बीच अब अनशन भी शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी नरेंद्र राजपूत अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक सरकार की ओर से बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे आंदोलनकारियों में नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए लगातार स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक होता हुआ नजर आएगा। वहीं 2023 के शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 1000 से अधिक वेटिंग अभ्यर्थी भी आंदोलन में शामिल होने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले दिनों में नीलम पार्क में प्रदर्शनकारियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार बेरोजगार युवाओं की मांगों को अनदेखा कर रही है, जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लगातार कमी बनी हुई है। चलिए आपको बता दें कि मध्य दिल्ली के आईपी स्टेट इलाके में रविवार रात 2 कारों के बीच हुई जोरदार टक्कर में कराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पटेल समेत कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत
जो है गंभीर बताते हुए बाद में ये बोला है कि उनकी स्थिति अब स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह के अनुसार आईपी स्टेट थाने को करीब रात 9:30 बजे सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। पुलिस शुरुआती जांच में सामने आया एक इनोवा और स्विफ्ट कार की टक्कर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के आर्य नगर निवासी आशुतोष पांडे स्विफ्ट कार चला रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे भी मौजूद थे। परिवार लक्ष्मी नगर से आईटीओ की ओर जा रहा था। आपको बता दें कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास उनकी कार पहले डिवाइडर से टकराई, इसके बाद कार रेलिंग के पार करते हुए आईटीओ से लक्ष्मी नगर की ओर जा रही इनोवा से भिड़ गई। इनोवा में किराड़ी विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पटेल सवार थे। टक्कर में दोनों वाहनों में सवार लोगों को मामूली चोटें आई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची हैं और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य कराया गया। हादसे के कारण आपको बता दें कि आईटीओ और लगातार मार्ग पर काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला और यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आया, लेकिन बाद में दुर्घटना स्थल पर आवाजाही को सामान्य किया गया और यातायात को फिर से वहां पर सामान्य किया गया। लेकिन दुर्घटना के बाद काफी ज्यादा स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।